17 मई 2026 अमेरिका के इडाहो स्टेट में एक मैसिव एयर शो चल रहा था। थाउजेंड्स ऑफ लोग स्काई में परफॉर्म करते एडवांस्ड फाइटर जेट्स को देख रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। यूएस मिलिट्री अपनी एयर पावर शोकेस कर रही थी और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्राउड को शॉक कर दिया। दो एडवांस्ड अमेरिकन बोइंग EA-18G ग्रोलर जेट्स हवा में एक दूसरे के डेंजरसली क्लोज आ गए और कुछ ही सेकंड्स में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई। मिड एयर कॉलिजन के बाद आसमान में कियोस क्रिएट हो गया। इमरजेंसी अलार्म्स, स्मोक और क्रैशिंग एयरक्राफ्ट्स के विजुअल्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। पायलट्स ने इमरजेंसी इजेक्शन किया और कुछ ही मिनट्स में पूरी दुनिया की मीडिया का फोकस अमेरिका के मिलिट्री एविएशन पर आ गया। और इसी के साथ एक बार फिर सवाल उठने लगा, क्या अमेरिका के एडवांस्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स एक्चुअली उतने रिलायबल हैं जितना दुनिया को दिखाया जाता है? सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस EA-18G ग्रोलर प्लेटफॉर्म को इंडिया ने 2024 में रिजेक्ट कर दिया था, आज वही एयरक्राफ्ट रिपीटेड इंसिडेंट्स और टेक्निकल कंसर्न्स की वजह से हेडलाइंस में है। और अब कई मिलिट्री ऑब्जर्वर्स और इंटरनेशनल डिफेंस पब्लिकेशंस ओपनली कह रहे हैं कि शायद इंडिया ने टाइम पर एक रिस्क डिफेंस प्लेटफॉर्म से डिस्टेंस बना लिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इडाहो एयर शो में एग्जैक्टली हुआ क्या, EA-18G ग्रोलर एयरक्राफ्ट को लेकर कंसर्न क्यों बढ़ रहे हैं, इंडिया ने इसे रिजेक्ट क्यों किया था और क्या अब वो डिसीजन स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक प्रूव होता नजर आ रहा है? क्या अमेरिका का एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट एक्चुअली अनरिलायबल है? क्या यूएस मिलिट्री रिपीटेड एयरक्राफ्ट इंसिडेंट्स हिडन वीकनेसेस एक्सपोज कर रहे हैं? और क्या फ्यूचर वॉरफेयर में एक्सपेंसिव फाइटर जेट्स की जगह ड्रोन्स और AI सिस्टम्स लेने वाले हैं? इन सब सवालों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अमेरिका की मिलिट्री एविएशन को दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड एयर पावर माना जाता है। यूएस एयरफोर्स और यूएस नेवी के पास दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव फाइटर जेट्स, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं। हॉलीवुड मूवीज से लेकर मिलिट्री डॉक्यूमेंट्रीज तक अमेरिका एयर पावर को ऑलमोस्ट अनबीटेबल इमेज के साथ प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक पैटर्न बार बार सामने आ रहा है, रिपीटेड क्रैशेस, मेंटेनेंस फेलियर्स और ऑपरेशनल इश्यूज। कभी लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II क्रैशेस हेडलाइंस में आते हैं, कभी V-22 ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट इंसिडेंट्स कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और अब EA-18G ग्रोलर प्लेटफॉर्म को लेकर भी सीरियस कंसर्न्स ओपनली डिस्कस होने लगे हैं। अमेरिका न्यूज़पेपर द वॉशिंगटन पोस्ट, मिलिट्री पब्लिकेशन डिफेंस न्यूज और एविएशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स पिछले कई सालों से हाईलाइट कर रही हैं कि यूएस मिलिट्री को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस बैकलॉग्स, स्पेयर पार्ट्स शॉर्टेजेस और ऑपरेशनल रेडीनेस प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। पेंटागन की खुद की रिपोर्ट्स में भी लो मिशन कैपेबल रेट्स और राइजिंग मेंटेनेंस कॉस्ट्स का मेंशन कई बार किया गया है और इसी डिस्कशन के सेंटर में ग्रोलर एयरक्राफ्ट बार बार सामने आ रहा है। अब सवाल ये है, आखिर EA-18G ग्रोलर इतना इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट क्यों माना जाता है? ग्रोलर एक नॉर्मल फाइटर जेट नहीं है, ये स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया एयरक्राफ्ट है। इसका काम बैटलफील्ड में एनिमी रेडार्स को जाम करना, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को डिसरप्ट करना और इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स परफॉर्म करना होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जब दूसरे फाइटर जेट्स एनिमी टेरिटरी में एंटर करते हैं तो ग्रोलर उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक शील्ड का काम करता है। ये एयरक्राफ्ट बोइंग के F/A-18 सुपर हॉर्नेट प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, लेकिन इसमें एडिशनल जैमिंग पॉड्स, सेंसर्स और हाईली एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए हैं। और वही कॉम्प्लेक्सिटी इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी है और बिगेस्ट वीकनेस भी। एविएशन वीक और डिफेंस न्यूज जैसे डिफेंस पब्लिकेशंस ने मल्टीपल रिपोर्ट्स में मेंशन किया कि ग्रोलर प्लेटफॉर्म हेवीली सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पर डिपेंड करता है। इसका मेंटेनेंस एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होता है और शायद इसी वजह से ऑपरेशनल रिलायबिलिटी को लेकर कंसर्न्स बार बार सामने आ रहे हैं। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ट्विस्ट आता है, इंडिया ने 2024 में इसी एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया था और सवाल ये है, इंडिया ने ऐसा क्यों किया? इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर वॉरफेयर रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए मल्टीपल एडवांस्ड एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स इवेल्युएट कर रही थी, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन डिफेंस प्लानर्स ने ग्रोलर को लेकर कई कंसर्न्स आइडेंटिफाई किए।
सबसे पहला इशू था लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल कॉस्ट। किसी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को खरीदना सिर्फ इनिशियल परचेज डील तक लिमिटेड नहीं होता। रियल चैलेंज होता है उसका मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट सप्लाई और ऑपरेशनल रेडीनेस मेंटेन करना। और ग्रोलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स का मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सट्रीमली हाई माना जाता है। दूसरा कंसर्न था फ्यूचर रेलेवेंस। इंडियन मिलिट्री प्लानर्स इंक्रीजिंगली बिलीव करते हैं कि फ्यूचर वॉरफेयर रैपिडली ड्रोन्स, एआई एनेबल्ड सिस्टम्स और ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव कर रही है। ऐसे में इंडिया को सिर्फ एक्सपेंसिव इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट्स नहीं बल्कि फ्यूचर रेडी सिस्टम्स की जरूरत थी। तीसरा मेजर कंसर्न रिलायबिलिटी को लेकर था, और अब जो रिपीटेड इंसिडेंट्स और क्रैश डिस्कशंस सामने आ रहे हैं उन्होंने इन कंसर्न्स को और सीरियस बना दिया है। मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी इनफ नहीं होती, रिलायबिलिटी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। अगर एयरक्राफ्ट बैटलफील्ड कंडीशंस में कंसिस्टेंटली परफॉर्म ना करे या उसका मेंटेनेंस बर्डन बहुत ज्यादा हो तो उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। अमेरिका ऑलरेडी अपने कई एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर क्रिटिसिज्म फेस कर चुका है। लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग II प्रोग्राम को ही देख लीजिए। ये दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव फाइटर जेट प्रोग्राम माना जाता है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस और पेंटागन रिपोर्ट्स में मेंटेनेंस इश्यूज, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस और लो रेडीनेस रेट्स को रिपीटेडली हाईलाइट किया गया है। इसी तरह V-22 ऑस्प्रे एयरक्राफ्ट को लेकर रिपीटेड क्रैशेस ने भी सीरियस क्वेश्चंस रेज किए। कई इंसिडेंट्स के बाद टेम्परेरी ग्राउंडिंग तक देखने को मिली, और अब ग्रोलर प्लेटफॉर्म को लेकर भी ऑपरेशनल कंसर्न्स डिस्कशन का टॉपिक बन रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि ग्रोलर कंप्लीटली फेलियर है? बिल्कुल नहीं। ये एयरक्राफ्ट अब भी दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स में से एक माना जाता है, और यूएस नेवी एक्सटेंसिवली इसे यूज करती है। लेकिन इशू ये है कि मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम्स जितने एडवांस होते जा रहे हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और मेंटेनेंस बर्डन भी उतनी ही डेंजरस लेवल तक इंक्रीज हो रही है, और इंडिया इसी पॉइंट को बहुत केयरफुली इवेल्युएट कर रहा है। इंडिया का डिफेंस स्ट्रेटजी अब सिर्फ इंपोर्टेड सिस्टम्स खरीदने तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया इंक्रीजिंगली फोकस कर रहा है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, इंडिजिनस प्रोडक्शन और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी पर। इसी वजह से इंडिया मेक इन इंडिया और इंडिजिनस डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर एग्रेसिवली काम कर रहा है। हेल तेजस इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है। साथ ही इंडिया ड्रोन्स, एआई एनेबल्ड कॉम्बैट सिस्टम्स और इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज डेवलप करने पर भी एग्रेसिवली फोकस कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट और डीआरडीओ फ्यूचर कॉम्बैट टेक्नोलॉजीज पर रैपिडली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं। इंडिया का फोकस अब सिर्फ एयरक्राफ्ट परचेज नहीं बल्कि कंप्लीट डिफेंस इकोसिस्टम बिल्ड करना है। इसी वजह से इंडिया फॉरेन डिफेंस डील्स में भी ज्यादा कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट कर रहा है। मिलिट्री ऑब्जर्वर्स का मानना है कि इंडिया ने ग्रोलर रिजेक्ट करके एक क्लियर सिग्नल दिया था। इंडिया को सिर्फ एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेटफॉर्म्स नहीं चाहिए बल्कि रिलायबल और फ्यूचर रेडी सिस्टम्स चाहिए। और अब जब यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंसिडेंट्स हेडलाइंस में आ रहे हैं तो नेचुरली इंडिया का डिसीजन और भी इम्पोर्टेंट लगने लगा है। लेकिन इस पूरी स्टोरी का एक और जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। अमेरिका और इंडिया के डिफेंस रिलेशंस पिछले कई सालों में काफी स्ट्रांग हुए हैं। डिफेंस डील्स, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन रैपिडली इंक्रीज हुई हैं। अमेरिका इंडिया को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का इंपॉर्टेंट पार्टनर मानता है। तो फिर इंडिया ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट करके क्या मैसेज दिया? मिलिट्री एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया अब ब्लाइंडली किसी भी फॉरेन प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता। इंडिया डिटेल्ड ऑपरेशनल एवेल्युएशन करता है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट एसेस करता है और फ्यूचर बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट्स को केयरफुली कंसीडर करता है। ये एग्जैक्टली वही अप्रोच है जो मेजर मिलिट्री पावर्स फॉलो करती हैं, और शायद इसी वजह से इंडिया का ग्लोबल डिफेंस इमेज रैपिडली चेंज हो रहा है। पहले इंडिया को मेनली एक बायर नेशन के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्लानर्स के रूप में इमर्ज हो रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, क्या फ्यूचर वॉरफेयर कंप्लीटली ड्रोन्स और एआई सिस्टम्स पर शिफ्ट हो जाएंगी? यूक्रेन वॉर ने दुनिया को दिखा दिया है कि ड्रोन्स मॉडर्न वॉरफेयर का फ्यूचर बन चुके हैं। चीप ड्रोन्स भी $बिलियन मिलिट्री सिस्टम्स को चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिका, चाइना, रशिया और इंडिया सब ड्रोन वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स पर एग्रेसिवली फोकस कर रहे हैं।
लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का चैलेंज ये है कि सिस्टम्स एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होते हैं और जितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है उतना मेंटेनेंस और टेक्निकल फेलियर्स का रिस्क भी इंक्रीज होता है। यही रीजन है कि रिलायबिलिटी मॉडर्न मिलिट्री प्लानिंग का सेंट्रल फैक्टर बन चुकी है। अगर कोई एयरक्राफ्ट टेक्निकली एडवांस्ड है लेकिन ऑपरेशनली अनरिलायबल है तो बैटलफील्ड में उसकी यूजफुलनेस लिमिटेड हो सकती है और शायद इसी लॉजिक ने इंडिया को कॉशियस अप्रोच लेने पर मजबूर किया। आज इंडिया सिर्फ फाइटर जेट्स नहीं देख रहा, इंडिया पूरा इकोसिस्टम इवैल्यूएट करता है। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा या नहीं, फ्यूचर अपग्रेड्स पॉसिबल होंगे या नहीं, कॉम्बैक्ट सर्वाइवेबिलिटी कैसी होगी और क्या सिस्टम नेक्स्ट 20 से 30 साल रेलेवेंट रहेगा। ये सारे क्वेश्चंस अब इंडियन डिफेंस प्लानिंग का पार्ट बन चुके हैं। इसी वजह से इंडिया साइमल्टेनियसली मल्टी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इंडिजिनस फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स और नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज। और इसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की वजह से इंडिया स्लोली ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। अब अमेरिका में जो इंसिडेंट्स और क्रैशेस डिस्कशंस का टॉपिक बने हुए हैं, उन्होंने एक बार फिर दुनिया को रिमाइंड करा दिया है कि एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब परफेक्ट टेक्नोलॉजी नहीं होता। हर मिलिट्री प्लेटफॉर्म के लिमिटेशंस होते हैं, हर सिस्टम में वल्नरेबिलिटी होती है और बैटलफील्ड रियलिटी मार्केटिंग क्लेम्स से बहुत अलग होती है। इसलिए मॉडर्न मिलिट्री पावर्स सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, रिलायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देती हैं। और शायद इसी वजह से इंडिया का ग्रोलर रिजेक्शन डिसीजन अब और ज्यादा लॉजिकल लगने लगा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ने EA-18G ग्रोलर को रिजेक्ट करके सही डिसीजन लिया था? क्या फ्यूचर वॉरफेयर में ड्रोन्स ट्रेडिशनल फाइटर जेट्स को रिप्लेस कर देंगे? और क्या अमेरिका के रिपीटेड मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंसिडेंट्स एडवांस सिस्टम्स के हिडन वीकनेसेस एक्सपोज कर रहे हैं? अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल और डिफेंस अपडेट्स सिंपल लैंग्वेज में लेकर आते रहेंगे, डीप एनालिसिस के साथ।